भयनगर में योगी अमृत के इस प्रयोग को देख हैरान सभी लोग हिचकिचाकर पीछे हटने लगे। उन्हें श्रावणी के नाम से जुड़ी हर चीज से डर था। फिर ये तो मंत्रों से बंधा उसका जीवित खून था। वहीं योगी अमृत जंगल में कैद हो चुकी उन आत्माओं की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर जल्दी से जल्दी ये यज्ञ संपन्न कर लेना चाहते थे। उन्होंने तुरंत खून के इस पात्र को यज्ञ बेदी पर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पर तभी चौधरी चरण सिंह अपने चमचों के साथ वहां आ पहुंचा। सबका ध्यान उस ओर गया। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देता हुआ चौधरी चरण सिंह हवन कुंड की तरफ बढ़ा। देखियो रे सज्जन सिंह, अठे तो चंदन लाल और योगी रो रट्टो चल रही हो से केरे जोगी। चरण सिंह को देखते ही मुखिया चंदन लाल का खून खौल उठा। तो वहीं चरण सिंह जूतों सहित हवन पंडाल में घुसते हुए चंदन लाल के पोते नंदू के सिर पर हाथ फेर अब उबलते हुए खून को देख चिढ़ाते हुए बोला, अरे बाबा री, जहाँ तो पार्टी चल रही से लाल मिर्ची रो बगार लगा, जोगी सब्जी री तैयारी कर चुका। रे गांव वालों, रोटी तो घर से लाए हो ना। नीचे उतरो, योगी अमृत ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। जोगी गुस्सा हो गया के? आज नहीं चरण सिंह, ये बहुत जरूरी है भयनगर के लिए। इस खून में हम श्रावणी को बार बार जीवित नहीं कर सकते। इस वक्त ये सब मत करो और जाओ यहाँ से, योगी अमृत ने समझाते हुए कहा। ओ थारी की जो टोनो टोट को चल रही हो से। कहते हुए चरण सिंह ने तपाक से मिट्टी के उस पात्र को उठा लिया जिसमें खून उबल रहा था। उसे नीचे रखो, भीड़ में से चीखते हुए चंदन लाल ने गुर्राकर कहा। रखो उसे नीचे। ओ माफी हुजूर, मन ने ना खबर थी कि मालक आप भी अट्ठे इस जोगी रे साथ इस भयनगर को बर्बाद करने में लगे हैं। कहते हुए चरण सिंह ने तुरंत मिट्टी का पात्र नीचे रख दिया। अब ऊंची आवाज में डांटते हुए कहा, मगर तुम गांव वालों अंधे हो गए हो क्या सब के सब? अट्ठे उस बावड़ी छोरी भूतिया श्रावणी रे खून का खेल चल रहा है और तुम सब देखने आए हो। और जोगी तू अब क्या करेगा? एक श्रावणी से ही यो गांव त्रस्त है, अब श्रावणियों की फौज बनाएगा के? मत कर जोगी, ऐसा मत कर। कहते हुए चरण सिंह ने योगी अमृत के सामने हाथ जोड़ लिए। बंद करो लोगों को बरगलाना। मुखिया चंदन लाल भी गुस्से में लाल हो हवन पंडाल में चढ़ाए। भौहें तान कर चरण सिंह पलटा और अगले ही पल नाटकीय तरीके से चंदन लाल के सामने हाथ जोड़ बोला, हो माफी मालक, अब आप तो ठहरे मुखिया, अब आपके सामने तो हम पानी कम चाय, मगर इस गांव की खातिर ये सब नहीं देखा जाता। अरे जो इस भयनगर में इतना कालापन लाई है, जिसका वो श्राप। चुप। श्राप सुनते ही चंदन लाल ने चरण सिंह को चुप कराते हुए कहा। श्राप के बारे में सुन केशव का शरीर भी ठंडा पड़ गया। श्रावणी के उस भयानक श्राप के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। चरण सिंह ने भी बात को संभालने का नाटक करते हुए कहा, जी नहीं बात करते शराबरी, पर गांव वालों क्या उस चुड़ैल, माफ करना केशव। चरण सिंह फिर बोला, क्या उस छोरी रेस खून से खेल कर हम किसी नई परेशानी को न्योता नहीं दे रहे? क्या भयनगर फिर खूनरी होली में तो ना डूब जाएगा? तो सोचना हमें ही है। तुम खून की बात करते हो? तुम? चंदन लाल की आंखों में रोष था, जिसके हाथों में खुद मेरी। कहते हुए चंदन लाल की आंखों से गुस्से के आंसू फूट पड़े। वहीं चरण सिंह ने ये सुन नजरें चुराते हुए यहाँ वहाँ देख बात टालने की कोशिश की। योगी अमृत खड़े हो अब चंदन लाल को समझाने लगे, मुखिया ये समय इन बातों का नहीं है, हमें जल्द से जल्द हवन शुरू करना होगा। कहते हुए योगी अमृत फिर यज्ञ कुंड की ओर पलटे, मगर हवन बेदी पर अब उस उबलते खून का पात्र नहीं था। सभी लोगों के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। सभी ने पागलों की तरह इधर उधर ढूंढा, मगर वो पात्र कहीं नहीं था। घबराए योगी अमृत की सांसें तेज हो गईं। तभी चंदन लाल चिल्लाया, नंदू, नंदू कहाँ है? नंदू भी अपनी जगह पर नहीं था। अभी 2 पल पहले ही तो यज्ञ कुंड के पास लेटा था।
सभी गांव वालों ने नंदू और उस पात्र को ढूंढना शुरू कर दिया, पर दोनों में से एक का भी पता नहीं चला। कहाँ गया नंदू? कहाँ गया होगा? वो उबलता खून कहाँ गायब हो गया? अरे उधर देखो, कहीं मुखिया जी का पोता वहाँ तो नहीं? पल भर में सब कुछ उजड़ सा गया, बर्बाद हो गया। योगी अमृत के हिसाब से सब कुछ खौफनाक हो गया। वो खून श्रावणी के जिंदा शरीर का हिस्सा बन चुका था। अगर वो किसी गलत हाथों में लग गया तो? योगी अमृत वो मंजर सोचकर भी सिहर उठे। वहीं चंदन लाल पागलों की तरह अपने पोते को जहां तहां देखते हुए ढूंढ रहे थे। रानावत मेरा पोता, वो यहीं था, ढूंढो उसे। किन्नरी, पन्ना, यहीं कहीं होगा, ढूंढो सभी। मगर नंदू कहीं नहीं था। चरण सिंह खुद ये देख हैरान था, मगर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने जो थोड़ी देर पहले कहा था वो उसकी आंखों के सामने सच हो रहा था। जयकाम देव बाबा री, अभी अट्ठे ही कही थी मैंने, मत खेलो वठेरे खूनरी होली। पर कौन सुने चरण सिंह की? कहाँ वो मुखिया है? ये सुनते ही गुस्से से तिलमिलाए चंदन लाल चरण सिंह की तरफ बढ़े। हवन बेदी पर रखा चाकू चंदन लाल ने उठाया ही था कि तभी पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। सब पलटे। मुखिया चंदन लाल के नौकर पन्ना का कटा सिर लुढ़कता हुआ हवन बेदी की तरफ आ रहा था। ये देख हर तरफ सन्नाटा छा गया। चंदन लाल के हाथों से वो चाकू छूट गया। एक गहरी शांति के बाद लोगों की चीख पुकार से पूरा माहौल मातम में बदल गया और लोगों के इस शोर को चीरती एक आवाज तभी हर दिशा में गूंज उठी। इस आवाज में मासूमियत के साथ जैसे साक्षात मौत बोल रही थी। भयानक आवाज करता मात्र 5 महीने का नन्हा नंदू कुएं की मुंडेर पर आंखें मूंदे घुटने घुटने चल रहा था। पन्ना का कटा धड़ नंदू के ठीक सामने कुएं से सटके निढाल पड़ा था। तभी नंदू के भीतर से जैसे कोई बुढ़िया चीख उठी और इठलाती हुई गाने लगी। एक तुतलाते हुए बच्चे और बुढ़िया का गीत, वो गीत जो मौत की लोरी था, सबको हमेशा के लिए सुला देने वाला गीत। सो जा राजकुमार, उठाने आएगी तुझे मांगती पुकार। सो गया चंदा, सो गए तारे, सो गई फूलों की फुहार। सो जा राजकुमार। अचानक हंसते हंसते नंदू भीड़ की ओर पलटा। उसके मुंह के आसपास जमा वो लाल खून, उसकी बड़ी बड़ी आंखों से गायब हुई वो पुतलियां और उसके मुंह से छिपकली सी फुंकारती वो लंबी सी जबान देखकर सबका शरीर ठंडा पड़ गया। यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह के पैर भी कंपकपाने लगे। ये क्या है? वहीं सभी के चेहरे पर ये डर देख नंदू के चेहरे पर एक सुकून फैल गया। मगर अगले ही पल वो झपटता हुआ अब पन्ना के कटे हुए धड़ से बह रहे खून को अपनी लंबी जबान से चाटने लगा। उसके गले को दांतों से नोचता नंदू किसी जंगली जानवर की तरह उसे चीरने फाड़ने लगा। ये देख रोते हुए चंदन लाल की चीख निकल गई, नंदू! मगर नंदू चेहरे पर मासूमियत लिए पन्ना का खून चाटे जा रहा था। सज्जन सिंह, फेंक दे इस छोरे को कुएं में ही। दबी आवाज में चरण सिंह ने अपने चमचे को डरते हुए इशारा किया। डरते हुए ही सही, मगर अपने मालिक के आदेश का पालन करने आगे बढ़े सज्जन सिंह ने पीछे से नंदू पर हमला करना चाहा। चंदन लाल चिल्लाया, नहीं! मगर तभी नंदू का सिर उसके गर्दन पर 360 डिग्री गोल घूम गया। सज्जन काका, कैसे हो आप? सज्जन सिंह घबरा कर चिल्ला उठा। वहीं आसमान की तरफ देखता, पीठ की तरफ चेहरा लिए नंदू टेढ़ी मेढ़ी आकृति लिए अब धीरे धीरे सज्जन सिंह की तरफ बढ़ने लगा। मालक, बचाइए मालक! मगर तभी नंदू का छोटा मगर डरावना शरीर
मुंडेर से उछलकर सीधे सज्जन सिंह की छाती पर छिपकली सा चिपक गया। बचाओ बचाओ। वही नंदू चेहरे पर मासूमियत लिए गर्दन टेढ़ी करके उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। काका मेरे साथ खेलोगे? नहीं नहीं। बिना पुतलियों की नंदू की उन डरावनी आंखों में अचानक खून के लाल डोरे उभर आए। गुस्से में उसकी सभी नसें फूलती हुई उसके शरीर पर उफनती हुई दिखने लगीं और अगले ही पल नंदू ने अपनी तेज लंबी जुबान से सज्जन सिंह की गर्दन पर वार किया। सज्जन सिंह की गर्दन कटकर जमीन पर आ गिरी और अब लुढ़कते हुए चरण सिंह के पैरों पर जा गिरी। डर के मारे चरण सिंह सहित वहां मौजूद सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, तो वहीं सज्जन सिंह के धड़ से चिपके नंदू को ये देख मजा आ रहा था। वो हंसता हुआ ये भगदड़ देख रहा था, पर अचानक कहीं से उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें आईं और उसका चेहरा झुलसने लगा। दर्द से तड़पते नंदू का संतुलन बिगड़ा और वो सज्जन सिंह के धड़ से फिसल सीधा कुएं में गिरा। सज्जन सिंह का धड़ झूलता हुआ जमीन पर धप से आ गिरा। हर तरफ चीख पुकार भगदड़ मच गई। सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। वहीं चंदन लाल चीखते हुए कुएं की तरफ भागे। नंदू नंदू। नंदू पर मंत्रों के वो छींटे फेंकने वाले योगी अमृत थे। चंदन लाल ने कुएं में झांक कर देखा, मगर कुएं का पानी शांत था। लहरों में कहीं कोई हरकत न थी। नंदू का कोई नामो निशान न था। नंदू। चंदन लाल रोते हुए दर्द में चीखे। भानु ने चंदन लाल को संभालते हुए उन्हें कुएं से अलग करना चाहा, मगर दर्द में तड़पते चंदन लाल का हाथ कुएं की मुंडेर को छोड़ने को राजी ही नहीं था। चंदन लाल अपने नंदू को ढूंढने कुएं में कूदने के लिए मुंडेर पर चढ़ गए, मगर तभी भानु के अलावा एक और हाथ ने चंदन लाल को रोका। ये हाथ चौधरी चरण सिंह का था। ना कर मुखिया, ना कर। डर के मारे चरण सिंह के चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई थीं, मगर तभी हुंकारता हुआ कुएं के ठहरे पानी के बीच से हंसता खिलखिलाता हुआ कुएं की दीवार पर छिपकली सा चिपककर चढ़ता हुआ नंदू ऊपर उछल आया और पानी उड़ाता हुआ सीधे चंदन लाल की गर्दन पर झूल चंदन लाल को जमीन पर गिराते हुए उसकी छाती पर चढ़ गया। अपने पोते की ऐसी डरावनी हालत देख चंदन लाल के आंसू रुक नहीं रहे थे, तो वहीं बाकी सब चंदन लाल के लिए परेशान थे। अब किसी भी पल नंदू अपनी तेज जबान से चंदन लाल की गर्दन धड़ से अलग करने वाला था। तब तक उधर चरण सिंह जल्दी से अपनी मोटर में बैठ गया और अब नंदू का ध्यान भटकाने के लिए उसने नंदू पर एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया। पत्थर सीधे नंदू की पीठ पर जा लगा, जिससे गुर्राया नंदू चरण सिंह की तरफ देख गुस्से में तेज सांसें लेने लगा। नंदू पर पत्थर फेंककर चरण सिंह ने खुद अपनी मौत को बुलाया था। चंदन लाल के लिए चरण सिंह का इतना त्याग देख सभी गांव वाले हैरान थे। नंदू अब चंदन लाल को छोड़ चरण सिंह की ओर झपटा, मगर चरण सिंह ने तुरंत अपनी गाड़ी चालू कर उसे पूरी तेजी से भगाना शुरू कर दिया। मगर नंदू आंखों में खून के लाल डोरे लिए किसी जानवर सा दोनों हाथों और पैरों पर उछलता दौड़ता चरण सिंह के पीछे भाग रहा था। चंदन लाल, भानु, योगी अमृत ने भी अपनी मोटर से उनका पीछा करना शुरू किया, मगर नंदू अपना छोटा सा शरीर लिए तेज गति से कभी झोपड़ियों पर उछलता तो कभी पेड़ों से फलांग लगाते हुए चरण सिंह की गाड़ी की ओर दौड़ता जा रहा था। चरण सिंह पलट पलट कर इस नन्हे मगर खूंखार जीव को देख माथे से पसीना पोंछते हुए तेजी से गाड़ी भगाए जा रहा था। कहाँ जा रहे हो चरण काका? मेरे साथ नहीं खेलोगे? रुको ना काका। बाबा री, कौन सी मुसीबत सिर ले ली चरण सिंह? योगी अमृत पीछे अपना अभिमंत्रित जल लिए तैयार बैठे थे, मगर तेज गति से दौड़ते नंदू और चरण सिंह धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल होते जा रहे थे।
योगी अमृत मेरा पोता। चंदन लाल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तुम बस जल्दी चलाओ चंदन लाल, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पोते को। योगी अमृत ने चंदन लाल को आश्वस्त करते हुए कहा। इधर नंदू चरण सिंह का पीछा करते करते पश्चिम के खंडहरों के पास आ पहुंचा। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर जहां चौधरी चरण सिंह तेजी से गाड़ी चला रहा था, तो वहीं हवा की गति से दौड़ते नंदू के शरीर से अचानक एक काला धुआं निकल हवा में उड़ने लगा। नंदू बेहोश हो वहीं जमीन पर घिसटता हुआ गिर पड़ा। उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं। वो बच्चों सा जमीन पर गिरा रोने लगा। इधर चरण सिंह ने जल्दी से अपनी गाड़ी अपनी हवेली के सामने रोकी और जल्दी से कमरे में घुस हर तरफ से खिड़की दरवाजे लगा वो सहम कर पलंग पर बैठ गया। मगर तभी उसके पीछे दीवार पर वही काला धुआं जो नंदू के शरीर से निकला था, वो हवा में उठता हुआ सामने पड़ी आराम कुर्सी पर फैल गया। वो कुर्सी अपने आप हिलने लगी। चरण सिंह घबराया, मगर तभी क्या होगा अब चरण सिंह का? कहाँ गया उबलता हुआ श्रावणी का जीवित खून? चांडाल आत्माओं के जंगल में कैद होने के बावजूद क्यों और कौन कर रहा है ये सब कुछ? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, ओनली ऑन पॉकेट FM।